अगर वो हारेंगे तो इसका बदला वो जरूर लेंगे। इसी वादे के साथ 2012 में एवेंजर्स ने खुद को स्टैब्लिश किया था और 2018 में थैनोस की करतूत ने ही एवेंजर्स को खुद को साबित करने का मौका दिया। एवेंजर्स एंड गेम सिर्फ और सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि मार्वल और सुपर हीरो फैंस के बीच में एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसका इम्पैक्ट दुनिया भर में हर एक उम्र के फैन के ऊपर पड़ा था और इसने लंबे चले आ रहे इन्फिनिटी सागा के एंड को मार्क किया और क्रिटिकली और फाइनेंशियली सबसे सक्सेसफुल होने के बाद इसने मार्वल स्टूडियोज को हॉलीवुड में सबसे ऊंचा मुकाम दिलवाया। और आज मौका है इसी एपिक मूवी को थोड़ा और करीब से जानने का, जिसकी रिक्वेस्ट हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने बहुत की है और इस चीज के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द एवेंजर्स एंड गेम मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एवेंजर्स एंड गेम के टाइटल से पहले कौन सा टाइटल सेलेक्ट किया गया था और इसे क्यों बदला गया। इस मूवी के अंदर क्यों इस मूवी के राइटर्स टाइम ट्रेवल के आइडिया पर काम नहीं करना चाहते थे और आखिर क्यों उन्होंने इस आइडिया पर काम किया। जानेंगे पुराने टाइम ट्रेवल सीक्वेंसेस को किस तरह से क्रिएट किया गया था और कौन कौन से बेहतरीन आइडियाज और कंसिडरेशंस को कैंसिल किया गया। जानेंगे एवेंजर्स एंड गेम की टिकट कितनी महंगी ऑनलाइन बिकी थी और फाइनली जानेंगे इसके क्रिटिकल और फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहा है, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एवेंजर्स एंड गेम मूवी के फाइनल टाइटल से पहले इसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पार्ट 2 भी बुलाया जाना था, लेकिन जैसा कि ये कहानी मार्वल कॉमिक्स के इन्फिनिटी गॉन्टलेट पर आधारित है, इसके टाइटल को फाइनली इन्फिनिटी गॉन्टलेट रखा गया था। लेकिन यहाँ पर पंगा हो गया गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज के अंदर गमोरा का रोल प्ले करने वाली जोई साल्डाना की एक इंटरव्यू की वजह से, जहाँ पर उन्होंने गलती से रिवील कर दिया था कि वो और उनके कास्ट मेंबर्स इन्फिनिटी गॉन्टलेट की रीशूट्स के लिए जा रहे थे। I think that the Guardians just shot their part when it comes to Infinity Wars, like the first part, and we all have to go back for Gauntlet later this year. जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे नाम को रिसर्च करने के बाद एंड गेम नाम को सेलेक्ट किया गया था। वैसे एंड गेम का मतलब चेस जैसे गेम में बचे हुए आखिरी पॉन्स और दाव को यूज करने को कहते हैं। अब भले ही इस मूवी का नाम पहले इन्फिनिटी गॉन्टलेट होने वाला था, लेकिन जैसा कि ये कहानी इन्फिनिटी गॉन्टलेट के क्लाइमेक्स से बहुत अलग है, इसके बहुत सारे एलिमेंट्स को कर्ट ब्यूसेक की एवेंजर्स फॉरएवर कॉमिक से लिया गया था, जिसमें एवेंजर्स के अलग अलग मेंबर्स को स्प्लिट होके टाइम ट्रेवल करते हुए दिखाया गया था। और इस कहानी का मेन विलन थैनोस नहीं बल्कि कांग द कंकरर और उसके वेरिएंट्स थे। इनिशियली एंड गेम के राइटर्स क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मिकफीरी को टाइम ट्रेवल के आइडिया पर उतना कोई भरोसा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने एंट मैन के बारे में सोचा तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि इस फ्रेंचाइजी ने अब तक क्वांटम रियल्म के टाइम एलिमेंट को अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है और कुछ रियल लाइफ फिजिसिस्ट से मार्वल स्टूडियोज के कंसल्ट करने के बाद उन्होंने इस आइडिया को फाइनल किया और बहुत हद तक इसे साइंस के करीब रखने की कोशिश की। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में पूरी तरह से गायब रहने के बाद यहाँ पर हमें हॉकआई की झलक एंड गेम की शुरुआत में ही देखने को मिलती है। वेल, ये पहले पूरा का पूरा सीन एक्चुअली इन्फिनिटी वॉर के क्लाइमेक्स में ही दिखने वाला था, लेकिन जैसा कि यहाँ पर इतनी सारी ट्रेजेडी पहले ही दिखा दी गई थी, इस सीन को एंड गेम के लिए स्क्रैप कर दिया गया, जो बेसिकली इस मूवी में इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स का एक रिफ्रेशर साबित हुई। आई लव यू 3000 ये एक बहुत ही अडोरेबल फ्रेज है जिसे आज वर्ल्ड वाइड आयरन मैन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन एक्चुअली इसका आइडिया ओरिजिनली रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ही मूवी के प्रोडक्शन को दिया था, जहां पर इस मूवी से पहले वो एक्चुअली अपने बच्चों से कई बार आई लव यू टर्म्स भी बोल चुके थे और आज बेसिकली ये आयरन मैन को रिमेम्बर करने का सबसे बेहतरीन फ्रेज बन चुका है। अब इस मूवी के अंदर कैप्टन मार्वल की इंक्लूजन बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन उसका यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण भी है, क्योंकि यहाँ पर ब्री लार्सन ने ऑफिशियली एंड गेम की सीन्स को अपनी सोलो कैप्टन मार्वल मूवी की शूटिंग से पहले शूट किया था। और तो और इस मूवी के अंदर हमें कैप्टन मार्वल का फर्स्ट लुक एक्चुअली एवेंजर्स कंपाउंड में टोनी और नेबुला की शिप को उतारते हुए दिखाया जाना था, ना कि स्पेस में टोनी के सामने। इस मूवी के अंदर हमें कई सारे पुराने मार्वल के आइकॉनिक सीन्स को भी रिविजिट करते हुए दिखाया गया था, जहां पर एंड गेम में दिखा एवेंजर्स का लोकी को अप्रीहेंड करना एक्चुअली नए तरीके से फिल्माया गया था। वहीं पर दूसरी ओर पीटर क्विल के पावर स्टोन को एक्वायर करने का मोरैग वाला सीन भी एक्चुअली फिल्माया गया था,
जहां पर क्रिस प्रैट ने नए तरीके से अपना डांस परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर एसगार्ड में ईथर को कलेक्ट करने वाले सीन में नैटली पोर्टमैन ने अपनी वापसी नहीं की थी और यहाँ पर कई सारे अनयूज्ड फुटेज और एंगल्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पर नैटली पोर्टमैन ने अपने कैरेक्टर को अपनी आवाज जरूर दी थी, जिसके कारण इस मूवी में उनकी भी कास्टिंग की क्रेडिट दी गई थी। इस मूवी के इमोशनल एंगल को ब्रो थॉर की कॉमेडी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैलेंस किया था। लेकिन इस चीज को करने के लिए यहाँ पर विजुअल इफेक्ट्स का बहुत कम इस्तेमाल किया गया था और यहाँ पर एक्चुअली प्रैक्टिकली क्रिस हेम्सवर्थ ने फैट बॉडी सूट का इस्तेमाल किया था, जिसका एक्चुअल वजन तकरीबन 27 से 30 किलोग्राम तक था और इसके ऊपर से भी उन्हें थॉर के कपड़े भी पहनने पड़ते थे। ऊपर से उन्होंने अपने मुंह के अंदर अपने फेस को बड़ा दिखाने के लिए कई सारे इंटरनल प्रोस्थेटिक्स का भी इस्तेमाल किया था और ये सारी की सारी चीजें बहुत अनकंफर्टेबल तो थी, लेकिन इन चीजों ने क्रिस हेम्सवर्थ को बिहाइंड द सीन ब्रो थॉर के रूप में मस्ती करने से बिल्कुल भी नहीं रोका। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के लिए ओरिजिनल प्लान्स और कंसिडरेशंस की, जहां पर इनिशियल प्लान्स के हिसाब से अगर इन्फिनिटी वॉर में वांडा मैक्सिमोव जिंदा होती तो उसे रॉकेट रकून के साथ पेयर किया जाना था, जो हुआ नहीं। दूसरी ओर यहाँ पर हमें ब्रूस बैनर और हल्क का प्रोफेसर हल्क में एक डिटेल ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाया जाना था, जिसमें एक्चुअली ब्रूस बैनर हल्क से बात करता हुआ भी दिखता। इनिशियली टोनी और थॉर को एसगार्ड के पेयर के लिए चुना गया था। ब्रूस बैनर इन्फिनिटी जेम्स के स्नैप के बाद ब्लैक विडो से सोल रियल में मिलने वाला था, जैसे थैनोस इन्फिनिटी वॉर में छोटी गमोरा से मिला था। और बिल्कुल इन्फिनिटी गॉन्टेट कहानी की तरह भी एक प्लान तो ये भी था कि यहाँ पर ये स्नैप नेबुला करने वाली थी। इसके ऊपर से यहाँ पर एथर को रिकवर करने का एक और भी प्लान बनाया गया था, जहाँ पर एक्चुअली थॉर और रॉकेट 2988 बीसी में एथर को रिकवर करने जाते, जिस समय बैटल ऑफ सवार्थल फिल्म हो रहा था। और यहाँ पर सबसे औसम एक्चुअली वॉरमीर पर नताशा नहीं बल्कि क्लिंट अपना सैक्रिफाइस देने वाला था, लेकिन ये कास्ट और क्रू को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, जिसके कारण यहाँ पर रूसो ब्रदर्स ने ब्लैक विडो को ट्रिब्यूट देने के लिए इस सैक्रिफाइस को ही बदल दिया। अब जैसा कि नेटफ्लिक्स मार्वल टेलीविजन के कई सारे कैरेक्टर ऑफिशियली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अब हिस्सा हो चुके हैं, ये काम यहाँ पर हमें पहले एंड गेम में ही दिखने वाला था, जहाँ पर ऑलमोस्ट मार्वल के कई सारे कैरेक्टर्स जैसे कि जेसिका जोन्स, डेयरडेविल्स और ल्यूक केज को भी एंड गेम का हिस्सा बनाया जाता और वो बेसिकली हमें फाइनल बैटल में भी दिखते, लेकिन एन वक्त पर इस प्लान को स्क्रैप कर दिया गया। अब इन सारे के सारे कैंसिल्ड आइडिया में से भी एक ऐसा आइडिया था जो बहुत ज्यादा खतरनाक था और शायद यहाँ पर ये कैप्टन अमेरिका के म्योलनिर को उठाने से भी ज्यादा शॉकिंग होता, क्योंकि यहाँ पर जिस सीन में थैनोस को 2023 की टाइमलाइन में एंट्री करते हुए दिखाया जाता है, वहाँ पर एक्चुअली थैनोस तो आता, लेकिन 2012 वाले कैप्टन अमेरिका के सर के साथ, और वो बेसिकली एवेंजर्स के सामने उस सर को फेंकता। ऑफ कोर्स ये फैंस और डिज्नी दोनों के हिसाब से बहुत ही ज्यादा डार्क था, जिसके कारण यहाँ पर इस आइडिया को स्क्रैप किया गया। एंड गेम ने खत्म किया लंबी चली आ रही इन्फिनिटी सागा को और इसका एक स्पेशल ट्रिब्यूट हमें इस मूवी के क्रेडिट सीन में देखने को मिला, जिसमें कई सारे एक्टर्स के ऑटोग्राफ को इंक्लूड किया गया। यहाँ पर इस मूवी के अंदर इस आइडिया को 60s के ओरिजिनल स्टार ट्रेक सीरीज के कंटिन्यूएशन और 90s की इसकी 6वीं मूवी द अनडिस्कवर्ड कंट्री के क्रेडिट सीन से लिया गया था। एवेंजर्स एंड गेम में दिखा टोनी स्टार्क का लेक साइड कैबिन, जहां पर उसके फ्यूनरल को भी रखा गया था, एक्चुअली अब फैंस के लिए खुल चुका है और अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक दिन के लिए रुक भी सकते हैं, जहां पर ये घर अमेरिका के फेयरबर्ड जॉर्जिया के 2000 एकड़ में बसा हुआ एक लेक साइड केबिन है और यहाँ पर एयरबीएनबी इसे $800 पर नाइट के हिसाब से रेंट करना शुरू कर चुका है। अगर यहाँ पर बात की जाए एंड गेम के विजुअल इफेक्ट्स की, तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी वॉर की तरह ही कई सारी विजुअल इफेक्ट कंपनीज ने एक साथ मिलकर काम किया था और यहाँ पर लोला डिजिटल ने 200 डी एजिंग शॉट्स को क्रिएट किया था। साथ ही साथ क्रिस एवंस को बूढ़ा दिखाने के लिए भी यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ी थी, जहाँ पर मेकअप और प्रोस्थेटिक्स के साथ साथ एडिशनल एजिंग के शॉट्स को भी क्रिएट किया गया था। साथ ही साथ इस मूवी में दिखे क्वांटम सूट्स को भी पूरा का पूरा डिजिटल ही क्रिएट किया गया था। साथ ही साथ इन मूवीज के विजुअल इफेक्ट्स इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे कि यहाँ पर वीएफएक्स आर्टिस्ट के कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी मूवी के रिलीज के सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते पहले पूरे के पूरे वीएफएक्स के काम को खत्म किया गया और इस मूवी के अंदर तकरीबन 3000 विजुअल इफेक्ट शॉट्स को क्रिएट किया गया है।
एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के क्लाइमैक्स और उसके बिल्डअप के बाद एवेंजर्स एंड गेम की हाइप का कोई भी जवाब नहीं था और इसका सबूत ठीक हमें देखने को मिला था एवेंजर्स एंड गेम की प्री बुकिंग के दौरान, जहां पर ये एक्चुअली इन्फिनिटी वॉर से 5 गुना ज्यादा था, जिसके कारण अमेरिका की कई सारी ऑनलाइन टिकट बुकिंग साइट्स भी घंटों घंटों तक ठप हो जाया करती थीं। और ये तो कुछ भी नहीं है, इस मूवी की हाउसफुल बुकिंग के बाद कईयों ने अपने टिकटों को ऑनलाइन ब्लैक में भी बेचा, जहां पर इनकी कीमत रुपीस में 10 लाख तक पहुंची थी, जो कि सीधे सीधे साबित करता है कि फैंस इस मूवी के लिए कितना ज्यादा कमिटेड थे। अब चलिए बात करते हैं इसके क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में, जहां पर इस मूवी को तकरीबन $356 मिलियन के आसपास के बजट के साथ बनाया गया था, जिस पर इसने $858 मिलियन अकेले यूएस और कनाडा में और तकरीबन $1.9 बिलियन वर्ल्ड की बाकी अदर टेरिटरी से कमाया था। और ऐसे $2.798 बिलियन के साथ ये 2019 में दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बनी थी और इसने ऑफिशियली अवतार का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, तब तक जब तक 2021 में अवतार ने खुद को चाइना में री रिलीज नहीं किया, जहां पर इसका टोटल अब $2.8 मिलियन हो चुका है। लेकिन फिर भी इसके नाम पे बहुत सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और भी हैं, जैसे कि 5 दिन के अंदर अंदर $1 बिलियन के मार्क को क्रॉस करना, जहां पर इन्फिनिटी वॉर को ये करने में 11 दिन लगे थे और यहाँ पर इसने 11 दिन में 2 बिलियन का मार्क क्रॉस किया था। बात करें अगर क्रिटिकल अक्लेम की, तो यहाँ पर इस मूवी को 108 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया था, जिनमें शामिल थे एकेडमी अवार्ड्स बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए और ग्रैमी अवार्ड इसके साउंड ट्रैक के लिए, जो इसे मिले तो नहीं, लेकिन यहाँ पर इसे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के लिए बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स और बेस्ट एक्शन मूवी का अवार्ड दिया गया। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द एवेंजर्स एंड गेम मूवी फैक्ट्स। वीडियो को और ज्यादा लंबा ना करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस मूवी के बारे में और कौन कौन से फैक्ट्स जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।